जरा सोचिए, एक देश, 1 अरब से ज्यादा लोग, सैकड़ों भाषाएं, हजारों संस्कृतियां, इतने सारे लोगों को, इतनी सारी विविधताओं को एक साथ एक नियम में बांधकर कैसे चलाया जा सकता है? ये कोई आसान सवाल नहीं है। पर इस विशाल पहेली का जवाब जानते हैं कहाँ है? एक किताब में। एक ऐसी किताब जो आज भारत की नींव है। और बिल्कुल यही सवाल, यही चुनौती हमारे देश को बनाने वालों के सामने थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक रूल बुक लिखी, एक गाइडलाइन, जिसे हम और आप भारत का संविधान कहते हैं। तो चलिए आज इसी के कुछ पन्ने पलट कर देखते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये संविधान आखिर है क्या चीज? क्या ये सिर्फ कानूनों की एक मोटी सी किताब है, या फिर इसका मतलब कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा? आसान भाषा में कहें तो ये देश की मास्टर रूल बुक है। मतलब इसी से सब कुछ चलता है। सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, कानून कौन बनाएगा, उन्हें लागू कौन करेगा, और अगर कोई गड़बड़ हो तो इंसाफ कौन करेगा, ये सब इसी में लिखा है। पर ये सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, ये सरकार और देश के लोगों के बीच एक तरह का एग्रीमेंट है, एक वादा। और हाँ, एक बात साफ है, देश में इस किताब से बड़ा कोई कानून नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी जरूरी किताब आखिर लिखी किसने और कैसे? देखिए, ये कोई एक रात का काम तो था नहीं। इसके पीछे सालों की बहस है, जबरदस्त मेहनत है, और एक पूरे देश का सपना जुड़ा हुआ है। आइए इसकी कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। ये सफर शुरू हुआ था 1934 में, जब एम.एन. रॉय ने पहली बार इसका आइडिया दिया। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मांग उठाई, और फिर 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वो घड़ी आई जब संविधान सभा बनी। मतलब भारत के सबसे बेहतरीन दिमाग एक साथ आए, और फिर शुरू हुआ बैठकों और बहसों का लंबा दौर। लगभग 3 साल तक एक एक शब्द, एक एक नियम पर चर्चा हुई, और तब जाकर 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान का फाइनल ड्राफ्ट अपनाया गया। अच्छा, तो इस सभा में लोग थे कौन? देखिए, इसमें 296 सदस्य ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों से थे और 93 देसी रियासतों से। मतलब ये सिर्फ कुछ बड़े शहरों के नेता नहीं थे, ये एक तरह का मिनी इंडिया था, जहां देश के कोने कोने से आई आवाजों को सुना जा रहा था, समझा जा रहा था। कहते हैं ना कि हर किताब की एक आत्मा होती है, एक दिल होता है। हमारे संविधान का दिल है उसकी प्रस्तावना, यानी प्रिएम्बल। और ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये पूरे देश से किया गया एक बहुत बड़ा वादा है। और इसकी शुरुआत ही अपने आप में एक क्रांति है। हम, भारत के लोग, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है। ये बताता है कि इस देश की असली ताकत, असली मालिक कोई सरकार या राजा नहीं, बल्कि भारत की जनता है। हमारा संविधान अपनी शक्ति हम सबसे लेता है। तो आखिर ये वादा है क्या? वादा है भारत को एक ऐसा देश बनाने का जो सॉवरेन हो, मतलब अपने फैसले खुद ले सके, किसी के दबाव में नहीं। सोशलिस्ट और सेक्युलर हो, यानी समाज में बराबरी हो और सरकार का कोई एक धर्म न हो, वो सभी धर्मों का सम्मान करे। और सबसे जरूरी, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जहां सरकार को जनता चुनती है और देश का प्रमुख भी चुना हुआ होता है, कोई राजा नहीं। अब इन बड़े बड़े वादों को पूरा करने के लिए 4 मजबूत पिलर्स बनाए गए। पहला, जस्टिस, यानी न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरह का न्याय। दूसरा, लिबर्टी, यानी आज़ादी, सोचने की, बोलने की, अपना धर्म मानने की आज़ादी। तीसरा, इक्वालिटी, यानी समानता, कानून की नज़र में सब बराबर, सबको बराबर मौके। और चौथा, फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारा, ताकि हर इंसान की गरिमा बनी रहे और देश एक साथ बंधा रहे। ठीक है, तो ये आइडियाज़ तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें हकीकत में कैसे बदला जाए। इसके लिए हमारा संविधान सरकार का एक पूरा ढांचा तैयार करता है, एक ब्लूप्रिंट देता है, ताकि ये सारे वादे सिर्फ कागज पर न रह जाएं। और यहाँ पर 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं समझने वाली। पहला, हमारे मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। ये समझ लीजिए कि ये हर नागरिक की ढाल हैं। अगर सरकार कभी इन्हें छीनने की कोशिश करे तो कोई भी सीधा कोर्ट जा सकता है। और दूसरी तरफ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये सरकार के लिए एक कंपास की तरह हैं, एक गाइड की तरह। ये बताते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है, एक अच्छा समाज कैसे बनाना है। हाँ, इन्हें लेके कोर्ट नहीं जा सकते, पर ये सरकार को हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। अब इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए 3 बड़े हिस्से हैं, 3 पिलर्स।
पहला है लेजिस्लेचर, यानी हमारी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, यानी सरकार, प्रधानमंत्री, उनके मंत्री, जिनका काम है उन कानूनों को लागू करना। और तीसरा और बहुत अहम है जुडिशरी, यानी हमारी अदालतें। इनका काम एक रेफरी की तरह है, ये देखना कि सब कुछ संविधान के नियमों के हिसाब से हो रहा है या नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि 1950 में जो लिख दिया गया वो पत्थर की लकीर बन गया? क्या उससे बदला नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। और शायद यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई मरी हुई किताब नहीं, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा दस्तावेज। आप अंदाजा लगाइए, 1950 से लेकर आज तक इसमें 100 से भी ज्यादा बार संशोधन यानी अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं। और ये नंबर क्या बताता है? ये बताता है कि हमारा संविधान रुका हुआ नहीं है। ये समय के साथ सांस लेता है, सीखता है, और जैसे जैसे देश की जरूरतें बदलती हैं, ये खुद को भी बदलता है। जैसा कि इसके मुख्य वास्तुकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद कहा था, संविधान का असली मकसद सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब सिर्फ वोट डालने का अधिकार देना नहीं है। इसका बड़ा लक्ष्य है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना, एक ऐसा भारत बनाना जहां आर्थिक न्याय हो और देश के हर नागरिक को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। तो आखिर में बात यही है, हमारा संविधान सिर्फ कानूनों का एक कलेक्शन नहीं है, ये 1 अरब से ज्यादा लोगों के सपनों का रखवाला है। एक ऐसा वादा जो आज भी जिंदा है और लगातार बढ़ रहा है। और यही हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि एक जिंदा दस्तावेज के तौर पर आने वाले 75 सालों में भारत के संविधान के सामने कौन सी नई चुनौतियां होंगी, और ये खुद को उन चुनौतियों के लिए कैसे तैयार करेगा।